नंबर 1 से 14 तक की हमने चर्चा की। इससे आगे के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने के लिए आइए जुड़ते हैं आज की क्लास में और आगे के प्रश्नों पर और उनके उत्तर पर हम चर्चा करके देखते हैं। तो लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौंड जनजाति के निवास क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो गौंड जनजाति सामान्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम इन राज्यों में निवास करती है। इस प्रश्न का आंसर होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसाम। प्रश्न नंबर 15 है वृत्ताकार व रेखीय प्रतिरूप के प्रारूप बताइए। तो हम जानते हैं कि वृत्ताकार प्रारूप जो है वो झील, तालाब, कुएं, किले या धार्मिक स्थल के चारों ओर बना होता है। देखिए नाम से स्पष्ट होता है वृत्ताकार, एक वृत्त की तरह आकृति। तो किसी झील, किसी तालाब, किसी कुएं, किले या धार्मिक स्थल के चारों ओर जो बसावट होगी वो वृत्ताकार प्रतिरूप का प्रारूप होगा। और ठीक इसी प्रकार रेखीय प्रतिरूप जो है एक रेखा के समान आगे बढ़ता हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, रेल मार्ग, नहर, नदी, घाटी, सागर तट के सहारे जो प्रतिरूप बनता है, जो प्रारूप बनता है वो रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण होगा। इनके चित्र स्क्रीन पर आपके सामने लगे हुए हैं, आप इनको आसानी से देखकर समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 था तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। तो हमने तृतीयक व्यवसाय में व्यवसायों के पाठ में पढ़ा है कि व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक सेवाएं जो प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है वो सारी की सारी तृतीयक व्यवसाय में आती है और प्रत्यक्ष सेवाओं के कारण ही इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है। अगर इसके उदाहरणों की चर्चा करें तो बैंकिंग, बीमा और परिवहन इत्यादि हो सकती है। प्रश्न नंबर 17 में मिला विश्व की 4 पाइपलाइनों के नाम बताइए। तो हम जानते हैं पाइपलाइन परिवहन का सबसे अत्याधुनिक साधन है जिसके माध्यम से जल या तेलीय पदार्थों का परिवहन किया जाता है। तो 4 विश्व की प्रमुख पाइपलाइन बिग इंच पाइपलाइन, टेप पाइपलाइन, कॉमेकान पाइपलाइन और OIL पाइपलाइन, ये चारों इसका आंसर होगी। प्रश्न नंबर 18 में मिला अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं के परे, सीमाओं के बाहर किया जाने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। उत्पादन में वृद्धि। देखिए जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा तो वो अपनी सामग्री को, अपने उत्पादन को कुशल बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा, इससे उसके उत्पादन में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देश जब किसी वस्तु को बेचेगा दूसरे देश को तो उसके यहाँ राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इसके बाद संसाधन का कुशल उपयोग। जितने भी उस देश में संसाधन है उन संसाधनों का सबसे बेहतरीन उपयोग करते हुए वो अपने वस्तुओं का उत्पादन करेगा। इसलिए उस देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उनका सबसे बेहतरीन, सबसे कुशलतम उपयोग इसके अंतर्गत हो सकता है। और बाजार का विस्तार। उस देश का सामान, उस देश का उत्पादन दूसरे देशों में जाता है तो उस देश के बाजार में भी विस्तार होता है, उस देश का बाजार बढ़ जाता है। तो ये 4 पॉइंट इस प्रश्न के आंसर हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 में मिला जल प्रदूषण नियंत्रण के 4 उपाय बताइए। तो देखिए जल प्रदूषण, जब जल में किसी भी प्रकार की विसंगति मिल जाती है, प्रदूषक मिल जाते हैं तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। इसके नियंत्रण के, इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय हो सकता है शहरों में जल मल के प्रभावी निस्तारण हेतु सीवरेज शोधन संयंत्र की स्थापना। देखिए बड़े बड़े शहरों में सड़क के नीचे, भूमि के नीचे ऐसी पाइपलाइंस, ऐसी नालियां बनाई जाती है जिनके माध्यम से घरों का दूषित जल बहते हुए, प्रवाहित होते हुए किसी अन्य स्थान पर जाकर एकत्रित किया जाता है। तो उन स्थानों पर जहां वो पानी एकत्रित होता है वहां सीवरेज शोधन संयंत्र लगाने चाहिए ताकि वो जो दूषित पानी है उसको फिल्टर करके पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। उस पानी को शोधन करके, उस पानी को साफ करके वापस उपयोग में लिया जा सके। दूसरा हो सकता है औद्योगिक जल को उपचारित कर पुनः उपयोग। उद्योगों से जो निकलने वाला जल है, जो पानी है, उसका उपचार करना, उपचार यानी उसको शुद्ध करना, उसके दूषण को निकालना, तो उसे शुद्ध करके वापस उसी उद्योग में प्रयोग में लिया जा सकता है। उसके बाद अगला हो सकता है मृत पशु शव को नदी में प्रवाहित करने पर रोक। हम देखते हैं कि जहां पानी की इकाई है, चाहे वो नदी हो सकती है, चाहे वो झील हो सकता है, चाहे वो तालाब हो सकता है, वहां पर अगर कोई पशु मर जाता है तो उसके शव को नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए ताकि पानी दूषित नहीं हो। और इसके बाद रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना। रासायनिक खाद जो होती है वो पानी को सबसे ज्यादा दूषित करती है, इसलिए उसके स्थान पर जैविक खाद का उपयोग किया जाए तो जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है।
प्रश्न नंबर 20 में मिला साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले 6 कारकों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है अर्थव्यवस्था का प्रसार। अगर किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का प्रसार अधिक हो रखा है, अच्छा हो रखा है, तो निश्चित रूप से वहां साक्षरता भी अच्छी होगी, और अगर वहां की अर्थव्यवस्था का प्रसार नहीं हुआ तो वहां की साक्षरता भी कम होगी। इसी प्रकार नगरीकरण का स्तर, अगर किसी गांव का, किसी कस्बे का, किसी स्थान का नगरीकरण का स्तर अच्छा है, यानी वो बड़े शहरों के रूप में तब्दील हो रहा है, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों में जन जागृति आएगी और वहां की साक्षरता अपने आप बढ़ेगी। लेकिन ठीक इसी का विपरीत अगर हम बात करें कि नगरीकरण का स्तर कमजोर है, न्यून है, तो वहां साक्षरता भी न्यून ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार जीवन स्तर, अगर किसी परिवार का जीवन स्तर अच्छा होगा तो वो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के पक्ष में रहेगा, लेकिन अगर जीवन स्तर निम्न है तो वो शिक्षा की तरफ, साक्षरता की तरफ ध्यान कम देगा। ठीक इसी प्रकार जातीय संरचना, कई जातियों के मन में, कई जातियों के विचारों में ऐसी रूढ़िवादिता रहती है कि वहां साक्षरता का अभाव होता है। इस दृष्टि से उस जाति की कैसी संरचना है वो भी साक्षरता को प्रभावित करती है। स्त्रियों की स्थिति, समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, इसके ऊपर भी वहां की साक्षरता तय करती है, निर्भर करती है। और शैक्षिक सुविधाएं, अगर किसी स्थान विशेष पर शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होगी तो वहां का साक्षरता स्तर भी बढ़ेगा, और अगर वहां की शिक्षा की सुविधाएं कम है तो वहां साक्षरता का स्तर अच्छा नहीं हो पाएगा। प्रश्न नंबर 20 का संसाधन संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। यदि संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम वापस बना सकते हैं, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो नहीं बन सकते। तो जो नहीं बनने वाले संसाधन है वो इस पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। जैसे पानी जो पृथ्वी पर है, अगर हम उसका अविवेकपूर्ण दोहन करते गए, उपयोग करते गए, तो एक बार ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें लोगों के पास पीने का जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए लंबे समय तक इनके उपयोग के लिए संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। मनुष्य ने इनका विनाशपूर्ण उपयोग कर दिया, जो इसके लिए बहुत घातक है, क्योंकि किसी भी चीज का विनाशपूर्ण उपयोग हमेशा नुकसानदायक होता है। संस्कृत में एक उक्ति होती है, अति सर्वता वर्ज्यते। अधिकता, हमेशा हर चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है, इसलिए इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग हम करेंगे, लेकिन उसका दोहन करते रहेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, घातक साबित हो सकती है। तो उपयोग भी अच्छे से अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन विवेकपूर्ण इनका उपयोग हो तो ये घातक साबित नहीं हो सकती। और इन संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करने के कारण ही ओजोन परत में छेद, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, जीवों का विनाश, मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि, ये सारे के सारे परिणाम संसाधन के संरक्षण नहीं करने के कारण ही हुए हैं। इसलिए भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचते हुए इन संसाधनों को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखते हुए इनका उपयोग किया जाना चाहिए, तभी वास्तव में संसाधनों का सही तरीके से संरक्षण किया जा सकेगा। बच्चों, आप सभी ने देखा, इन प्रश्नों के आंसर हमने किए। अब इससे आगे के जो निबंधात्मक प्रश्न है उनको आप अपनी किताब में से देखेंगे और सोल्व करने का प्रयास करेंगे।